Hello student, welcome to the lecture number 10. So we are going to start the Fourier analysis. Fourier analysis. आपने जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, तो आपको पता हो जेट ट्रांसफॉर्म is a very powerful tool for analyzing signal and system. फोरियर एनालिसिस में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे. एक तो पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज और discrete time Fourier transform. Okay, so outline है, हम स्टडी करेंगे discrete time Fourier series, discrete time Fourier transform and issues of convergence or both, and what is the relation between discrete time Fourier transform and jet transform, discrete time Fourier transform of signal with poles on unit circle. Okay, symmetry properties of discrete time Fourier transform. रीडिंग असाइनमेंट है आपका दिस सेक्शन 4.2 and 4.4 of Prokis and Monolokis book. Okay, we are following the note set number 10 of Professor Mark Follower. Okay, as we know that we can classify signal into two categories: periodic signal and aperiodic signal. Okay, और पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रीट फोरियर एनालिसिस के लिए यूज करेंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज. ओके, ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम फोरियर एनालिसिस टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज. ये आपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, और आइडिया इसका सेम एज फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल. ओके, जस्ट फ्यू डिटेल्स आर डिफरेंट. ओके, so let x be a periodic signal with period n. So x of small n plus capital N equal to x of n. ओके, तो एक पीरियोडिक सिग्नल है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ओके, फंडामेंटल पीरियड आपका कैपिटल N है, फंडामेंटल पीरियड. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 पाई बाई कैपिटल N. यूनिट है रेडियन पर सैंपल. और जो मेन आइडिया है डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज का कि वी कैन ट्रीट सिग्नल एज ए वेक्टर. ओके, तो कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज में तो वेक्टर में क्या होता है कि एक बेसिस वेक्टर होता है, और उस वेक्टर स्पेस में कोई भी पॉइंट को हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं. ओके, सो कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज में तो इसको
हम ये भी कह सकते हैं we can decompose the periodic signal into a sum of complex exponential signal with a frequency that are integer multiple of fundamental frequencies. Okay, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज के केस में क्या होता है कि कितने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल की जरूरत है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल की जरूरत होती है, जबकि डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज में फाइनाइट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जरूरत होती है. और द की डिफरेंस हियर इज दैट डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी वी कैन लिमिट आवर सेल्फ टू द रेंज 0 to पाई. ओके, यहाँ पे कंटिन्यूअस केस में इसकी लिमिट होती माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी 0 to 2 पाई या माइनस पाई टू प्लस पाई. ओके, तो यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल चाहिए, हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज एन, कैपिटल एन, यदि फंडामेंटल पीरियड एन है पीरियोडिक सिग्नल का, तो हमें एन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पॉसिबल होंगे. ओके, उस फंडामेंटल से. so in case of 1 e power j 2 pi into small n divided by capital M, kth term e power j 2 pi k n divided by capital M, e power j 2 pi capital N minus 1 into small n divided by M. ये जो सेट है a set of n distinct discrete time complex exponential. Okay, इस बेसिस पे कोई भी एक सिग्नल होगा, this is x of n, a signal can be written as a linear combination of these complex exponentials. ओके, तो कोई भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल को हम डिकम्पोज कर सकते हैं एन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में, और इस इक्वेशन को बोलते हैं सिंथेसिस इक्वेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज का. ओके, कैपिटल एन इज द फंडामेंटल पीरियड, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स. ओके, in terms of vector concept, it is known as a projection of xm on kth basis vector ck. Okay, so similarly we can find Fourier coefficient, जैसे हमने Fourier coefficient for discrete time Fourier series के लिए ck 1 by n xn into e power here minus e power minus j 2 pi k into n divided by capital N, sum
Summation start from 0 to capital N minus 1. Okay, and we can show that this Fourier coefficient is periodic of fundamental period k easily. If substitute in this formula, substitute k equal to small k ck में स्मॉल k की जगह स्मॉल k प्लस कैपिटल M सब्स्टिट्यूट करोगे तो हम राइट कर सकते हैं ये xn e पावर माइनस j 2 पाई k की जगह स्मॉल k प्लस कैपिटल N इंटू n डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे x of n into e power minus j 2 pi k into small n divided by capital N into e power j 2 pi n। ओके, ये जो टर्म होता है इक्वल टू 1 एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद you will get this x of n 2 pi k capital N, so this will be equal to ck Fourier coefficient। आप देखेंगे कि जो आपका डिस्क्रीट टाइम केस में आपका x of n इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल है, और जो ck है फोरियर कोफिशिएंट इज आल्सो पीरियोडिक with period capital N। ओके, सेम पीरियड से दोनों, ये है सिंथेसिस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बोलेंगे एनालिसिस। इक्वेशन ओके, और ये है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन या फोरियर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये जो सिमिलरली वी कैन कंपेयर, और आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन में सिंथेसिस एंड एनालिसिस इक्वेशन में समेशन फाइनाइट है। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज डजंट हैव ए कन्वर्जेंस इशू। नोट डाउन दिस, discrete time Fourier series doesn't have convergence issue। ओके, तो ये discrete time Fourier series is a Fourier representation for the periodic signal। ये periodic signal का Fourier series representation पॉसिबल है discrete time Fourier ट्रांसफॉर्म से। तो ये फाइनाइट इंटीग्रल है। ओके, और x of दिस इज सिंथेसिस इक्वेशन फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। दिस नोटेशन में आप ये ध्यान देंगे कि हम नोटेशन जो फॉलो करते हैं
हम ये चीज एक्स सुपरस्क्रिप्ट एफ नहीं लिखते हैं, ओके। हम सिंपली लिखते हैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा फॉर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, ओके। एफ यहाँ के सुपरस्क्रिप्ट एफ डिनोट द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है कि इसका जो एपीरियोडिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में जो समेशन है वो इनफाइनाइट समेशन है, ओके। सो इसमें कन्वर्जेंस का इशू होता है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्जेंस का इशू था, क्योंकि ये इनफाइनाइट समेशन है, तो इसको हमको ट्रंकेट करना होगा प्रैक्टिकली, ओके। अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल टू obtain their frequency domain representation in most of the cases, okay। कुछ केसेस में हम इसको समेशन को इनफाइनाइट समेशन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हर केस में ये सॉल्व नहीं होगा और कन्वर्जेंस इशू होगा, ओके। इनफाइनाइट समेशन के साथ कन्वर्जेंस इशू होता ही है, ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली वी कैन नॉट डू दिस कंप्यूटेशन ऑन द सिस्टम्स, ओके। क्योंकि इनफाइनाइट मेमोरी ऑपरेशन करना है, इनफाइनाइट ऑपरेशन हम सिस्टम्स पे, प्रैक्टिकल सिस्टम पे हम नहीं कर सकते, ओके। मैथमेटिकली वी कैन सॉल्व, ओके, बट इनफाइनाइट जो ऑपरेशन है वो हम नहीं परफॉर्म कर सकते सिस्टम्स में, फाइनाइट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जेंस इशू आएगा। विल डिस्कस कन्वर्जेंस इशू इन डिटेल। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सिग्नल को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब इसको भी हम दो कैटेगरी में, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक, सब कैटेगराइज कर सकते हैं। पीरियोडिक और हम कंपेयर करेंगे उनके फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन को, दोनों कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फोरियर रिप्रेजेंटेशन को हम कंपेयर करेंगे, ओके। लेट अस स्टार्ट विद द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल, ओके। इस केस में ये फार्मूला होता है फोरियर कोफिशिएंट्स का, और ये सिंथेसिस का फार्मूला होता है कंटिन्यूअस टाइम फोरियर केस में। आप देखोगे, नेचर देखोगे, ये जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो सिग्नल है वो कंटिन्यूअस नेचर का है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, ओके। अब ck is also a signal, frequency domain signal, ओके। ck को कुछ लोग c सब्स्टिट्यूट k या c ऑफ k लिख सकते हैं, ओके। इसमें देखेंगे कि ये टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस और पीरियोडिक है, लेकिन कंटिन्यूअस टाइम केस में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रीट है और एपीरियोडिक है, जबकि डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में इसका टाइम डोमेन में भी पीरियोडिक है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी पीरियोडिक है, और जो दोनों डोमेन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम नेचर है, डिस्क्रीट नेचर होते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल में टाइम डोमेन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस नेचर का होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट नेचर का होता है, ओके। लेट अस compare the aperiodic signal
Fourier series representation for both continuous time signal and discrete time signal. ओके, तो एपीरियोडिक सिग्नल का फोरियर कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये है आपका, और उसका सिंथेसिस का फॉर्मूला ये है। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो है कंटिन्यूस टाइम केस में ये है कंटिन्यूस एंड एपीरियोडिक, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंटिन्यूस एंड एपीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, यहां पे कंटिन्यूस एंड एपीरियोडिक with t, discrete and aperiodic with respect to omega, या कैपिटल ओमेगा या कैपिटल एफ, यहाँ भी कैपिटल ओमेगा या कैपिटल एफ कंटिन्यूस केस फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आप देखेंगे कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रीट और एपीरियोडिक है विद रिस्पेक्ट टू एन, और उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूस और पीरियोडिक है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल ओमेगा। ओके, ये 1 पीरियड माइनस पाई से प्लस पाई। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक होता है, जबकि कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एपीरियोडिक होता है। और इसमें देखिए कि एपीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम एपीरियोडिक सिग्नल में टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है या फंक्शन है, बोथ कंटिन्यूस है। ओके, और डिस्क्रीट टाइम एपीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल केस में आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड आल्सो पीरियोडिक। ओके, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में एक सिमिलरिटी मिलती है। ओके, क्या मिलती है कि ये कंटिन्यूस एपीरियोडिक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी कंटिन्यूस एपीरियोडिक है। इस केस में भी आप देखेंगे डिस्क्रीट पीरियोडिक टाइम डोमेन में है, तो डिस्क्रीट और पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। इस केस में देखेंगे कि आप इस वाले केस में कंटिन्यूस पीरियोडिक है, इस टाइप का नेचर दे रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट एपीरियोडिक हो रहा है। डिस्क्रीट टाइम केस में ये डिस्क्रीट एपीरियोडिक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक हो रहा है। ओके, सो दिस इज कंपैरिजन बिटवीन फोरियर रिप्रेजेंटेशन फॉर ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और एक चीज और भी देखेंगे, दिस इज समरी ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस फार्मूला। ओके, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो चीजें हमने इस पे डिस्कस की। पीरियोडिक with period alpha in one domain automatically implies discretization with the spacing of 1 by alpha in another domain and vice versa। जैसे कि ये क्या है कि ये रिप्रेजेंटेशन पीरियोडिक है विद पीरियड t, और डिस्क्रिटाइज क्या है 1 बाई, इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो है 1 बाई टी, टीपी यदि पीरियड है। ओके, या कह सकते हो कि आपका डिस्क्रिटाइज है 1 बाई टीपी से, तो इसका पीरियोडिक होगा अनदर डोमेन में आपका
1/TP से, तो पीरियोडिक होगा अनदर डोमेन में TP से, डिस्क्रीट है यदि एक डोमेन में। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें भी ये क्या है, यदि ये डिस्क्रिटाइज है 1/n से, तो इस डोमेन में पीरियोडिक है n से। कन्वर्जेंस इशू ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इनफाइनाइट समेशन होता है आपका, what is the region of convergence problem in discrete time for a infinite summation. Okay, this is written like this. Okay, जेट ट्रांसफॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि discrete time Fourier transform is a special case of jet transform, और उसमें क्या होता है कि कब होता है, यदि कोई जेट ट्रांसफॉर्म की आरओसी जो है इंक्लूड यूनिट सर्किल, जो आरओसी है जेट ट्रांसफॉर्म की रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, उसके इनसाइड यूनिट सर्किल है, तो उसका हम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट रिप्लेस z equal to e power j omega and that will give your discrete time Fourier transform. So कन्वर्जेंस इशू का रीजन है इनफाइनाइट समेशन। ओके, और मैथमेटिशियन इसको दो तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं इस कन्वर्जेंस इशू को, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड मीन इज एक अनदर कन्वर्जेंस है मीन स्क्वायर ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, हम क्या करेंगे, इस फोरियर सीरीज को जो इनफाइनाइट है उसको फाइनाइट, इस इनफाइनाइट समेशन को हम फाइनाइट समेशन में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस कैपिटल एन टू कैपिटल प्लस कैपिटल एन। ओके, ये कोई जरूरी नहीं कि ये पीरियड हो, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, so first we will consider uniform convergence. Okay, this इसको truncated फोरियर सीरीज बोलेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्रंकेटेड सीरीज इसको बोल देंगे। ओके, ये ट्रंकेटेड सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। ओके, और डिनोटेड बाय we prefer to follow this notation. Okay, इसमें ये मानते हैं कि जो ट्रंकेटेड ये वाला टर्म है एक्सन ऑफ ओमेगा कन्वर्ज इन फॉर्म, कन्वर्ज का मतलब ये फॉर ईच वैल्यू ऑफ ओमेगा, मतलब फॉर वैल्यू ऑफ ओमेगा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ओमेगा एक्सन ऑफ ओमेगा रीच टू द एक्स ऑफ ओमेगा। ओके, इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो उसमें जो मैक्स जो एरर है दिस बिटवीन ओरिजिनल माइनस ट्रंकेटेड, ओके, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये है डिफरेंस या एरर। ओके, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ
ओमेगा, उसमें जो मैक्सिमम है वो 0 होगा, तब हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो जो मैक्सिमम एरर है वो 0 है, तो फॉर वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो सब जगह पे ओमेगा की वैल्यू के लिए 0 होगा। ओके, इससे हम ये हमने जेट ट्रांसफॉर्म में स्टडी किया था कि सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म इज एब्सोल्यूट समेबिलिटी ऑफ एक्शन। ओके, सो इसका मीनिंग है कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर कन्वर्जेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली इफ x of n is a absolute convergible, absolute no, not convergible, absolute summable. Okay, एब्सोल्यूट समेबल। लेकिन डीएसपी में हम जो फोकस करेंगे एनर्जी सिग्नल आर स्क्वायर समेबल। ऐसे कुछ सिग्नल होंगे जो स्क्वायर समेबल नहीं होंगे, नॉट ऑल ऑफ दोज आर एब्सोल्युटली समेबल। लेकिन हमारा फोकस होगा एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल क्या होते हैं? स्क्वायर समेबल, मीनिंग यूनिफॉर्म। इसका कन्वर्जेंस में हम दो तरह के कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, कन्वर्जेंस का इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फार्मूला है आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस फार्मूला में आपका ये इनफाइनाइट समेशन है। ओके, अब हम इनफाइनाइट समेशन कर आप सिस्टम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते सिस्टम्स पे। ओके, तो हम इसको फाइनाइट समेशन में ट्रंकेट करते हैं इस फार्मूले से। ओके, यदि हम मानेंगे सारी वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए एग्जैक्टली मैच टू द मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज, मतलब सेम दिस अप्रोक्सीमेटेड विल बी इक्वल टू दिस इफ n टेंडिंग, ये ओनली पॉसिबल है कि n इनफाइनाइट, और उसमें मैक्स दो, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन है। ओके, दिस इज कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है एब्सोल्यूट समेबल दिस कंडीशन। ओके, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट समेबिलिटी। लेकिन जो